और उससे पहले आपको बताऊं कि बहुत सारे आप लोगों के जो मेल आए मैंने पढ़ा। एक हैदराबाद से मेल आया था, मैं अभी बताऊंगा दीपक को। राहुल हरीश माफ कीजिएगा, राहुल हरीश। उन्होंने ये लिखा था कि वो अपनी मम्मी के साथ ये क्राइम तक की कहानी सुनते हैं रात 9 बजे, और उन्होंने अपने एक डॉगी का भी जिक्र किया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने मेल में जिस तरीके से लिखा। तो राहुल साहब बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने देखा, आपने तारीफ की, और अपनी मम्मी को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। रोशन अग्रवाल जी बोल रहे कि सर मैं 9 बजे देखी बदन मैं कोचिंग टाइम था, प्लीज मेरे एक बार नाम ले दीजिए। और रोशन अग्रवाल साहब का ये कहना था कि वो 9 बजे लाइव नहीं सुन पाते, लेकिन चूंकि वो कोचिंग होता है, लेकिन उसके बाद वो रात को ज़रूर देखते हैं पूरा, और कई बार उन्होंने कहा। तो रोशन अग्रवाल साहब थैंक यू वेरी मच, और आप इसी तरह देखते रहें और क्राइम तक कि जो अच्छी चीज़ है उसको बताते रहें, जो बुरी चीज़ है वो भी बताएं, क्योंकि बुरी चीज़ को जानना और उसको दुरुस्त करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी आप बताइए। तो और अच्छा लगा आपका भी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेल कर रहे हैं और लगातार बातचीत हो रही है और अच्छा भी लगता है। आज आपने टीजर देखा होगा। कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी 26/11 माफ कीजिएगा 9/11 की, जो यूएस में हुआ था 2001 में, 17 साल पहले। तो वो पूरी कहानी सुनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये कहानी के आगे की कुछ चीज़ें थी वो ज़रूर आप बताएं, क्योंकि इसी कहानी से जुड़ी हुई है ओसामा बिन लादेन की मौत की कहानी। तो 9/11 तो ख़त्म हो गया था, वो पूरी कहानी आपको बताई कैसे 19 आतंकवादियों का एक जत्था अमेरिका पहुंचता है, उसके 4 अलग अलग एयरपोर्ट पर वो 4 प्लेन को हाईजैक करते हैं और फिर उसको अलग अलग 4 जगहों पे गिराते हैं, जिसमें करीब 3000 लोगों की मौत होती है, और अमेरिका पर ही अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। तो ये सारी कहानी ख़त्म हो गई। अब आगे की कहानी शुरू होती है कि पूरा अमेरिका इस हमले को लेकर एक तरह से एकदम बौखला गया था, और अमेरिका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कभी उसकी धरती पर ऐसी आतंकवादी हरकतें हो सकती हैं, इतने बड़े लेवल पे ऐसी प्लानिंग हो सकती है। तो उसके बाद फिर जांच हुई, तमाम चीज़ें हुई, बहुत सारे नए कानून बने आतंकवाद को लेकर। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि इस हमले के फ़ौरन बाद ये पता चल गया था कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और अलकायदा ने बाकायदा क्लेम भी किया। कुछ लोग पकड़े गए बाद में, जो दबिश डाली, जिन्होंने सपोर्ट किया था 19 लोगों को अमेरिका में आने में, मदद, रहने में, लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में। तो उन लोगों के ज़रिए धीरे धीरे तमाम लोगों के नाम सामने आ चुके थे। तो ये क्लियर हो गया था कि इस सबसे बड़े आतंकी हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ है, और ओसामा बिन लादेन ही मास्टरमाइंड था। तो अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका अब सीधे सीधे ओसामा बिन लादेन के पीछे पड़ता है, और पूरी जो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है, CIA और जो सुरक्षा एजेंसी है, वो तमाम लोग अब लादेन की तलाश में जुट जाते हैं 2001 से। लेकिन लादेन जो है वो अपना ठिकाना बदलता रहता है, और लादेन तक पहुंचना इसलिए मुश्किल था क्योंकि लादेन न फ़ोन यूज़ करता था, न नेट यूज़ करता था, और उसके जो काम करने का तरीका था वो संदेश वाहक के ज़रिए, अगर उसे किसी तक संदेश पहुंचाना है, किसी से मिलना है, कोई आतंकवादी गतिविधि या जो इस तरह की चीज़ें उसको अंजाम देना है, तो उसके लिए वो टेक्नोलॉजी पे कभी भी बिलीव नहीं करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि इसके ज़रिए वो पकड़ा जाएगा। फ़ोन से या नेट के थ्रू आपके लोकेशन को पता किया जा सकता है, और ओसामा बिन लादेन को ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम था, क्योंकि उसकी अपनी इस आतंकवादी संगठन में बहुत सारे इंजीनियर, टेक्नीशियन वो भी थे, और वो पल पल की ये सारी चीज़ें, इंटेलिजेंस की हो या सैटेलाइट्स की हो, वो उसे बताते रहते थे। तो ओसामा बिन लादेन हमेशा संदेश वाहक का इस्तेमाल करता था मैसेज के लिए, मैसेंजर का मतलब, और वो मैसेंजर उसके अपने लोग होते थे। तो यही वजह है कि अमेरिका कभी ओसामा बिन लादेन के ठिकाने को ढूंढ नहीं पाया। वक्त बीतता जाता है, 2001 के बाद अमेरिका पे प्रेशर भी है, लोगों का भी है कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जाए, उसे सज़ा मिले, और इस चक्कर में 5-6 साल बीत जाते हैं। 5-6 साल तक ओसामा बिन लादेन के अलग अलग ठिकानों के बारे में जानकारी मिलती है। अमेरिका वहाँ पे दबिश भी डालता है, बमबारी भी होती है, कई बार खबर आती है ओसामा घायल भी हो गया हमले में, लेकिन होता कुछ नहीं। हमेशा ओसामा बिन लादेन अपने नए वीडियो ऑडियो के साथ सामने आ जाता, और फिर उसकी मौत पे फुल स्टॉप लग जाता।
तो अमेरिका की कोशिश जारी थी, पूरी दुनिया के जो अलकायदा से जुड़े हुए लोग थे उन सब पे नज़रें रखे हुआ था, सब कुछ था, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था, ओसामा का सही ठिकाना नहीं मिल रहा था। इसी दौरान करीब 6 साल गुजर जाते हैं। 6 साल के बाद 2007 आता है और ग्वांताना में बे एक क्यूबा के पास जगह है जहां पे एक जेल है और वो जेल अमेरिका चलाता है। तो वहाँ बहुत सारे इस तरह के कैदी हैं, आतंकवादी और वो सारे लोग रहते हैं जो हार्डकोर होते हैं, उनको रखा जाता था। तो पहली बार अमेरिका को एक पुख्ता जानकारी 2007 में, यानी कि 9/11 के 6 साल के बाद ओसामा बिन लादेन के बारे में ग्वांताना में बे से मिलती है। वहाँ पे उस जेल में कुछ जो, चूंकि वहाँ पे कई जेल के अंदर इस तरह के जासूस वासूस को भी रखा जाता है अलग अलग भेष में, कुछ जानकारी मिले, तो वहाँ से एक जासूस के थ्रू ये पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन मैसेंजर का इस्तेमाल करता है, संदेश वाहक का, कोई भी पैगाम देने के लिए। और ऐसा एक बहुत ख़ास उसका मैसेंजर, उसका नाम, उसका पता, वो उन्हें मिलता है। अब ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि उसको ये था कि अगर उस मैसेंजर तक पहुंच जाए और उसकी ऊपर नज़र रखें, उसकी निगरानी करें, तो उससे होते हुए ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा जा सकता है। तो अब ये खबर बहुत अच्छी खबर थी। फौरन टीम लगती है उस मैसेंजर को ढूंढने के लिए, और जिससे पता चलता है उसमें सिर्फ ये थी कि वो एक जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन उसने कुछ लोकेशन बताए। अब उसके थ्रू जो सीक्रेट सर्विसेज के लोग हैं यूएस के, वो तमाम लोग उस मैसेंजर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। 2007 में जानकारी मिलती है, लेकिन 9 आ जाता है। 2 साल तक सिर्फ तलाश ही चलती रहती है, पर वो उस संदेश वाहक तक नहीं पहुंचते। कोशिश जारी थी, कभी मायूसी आती, कभी नाउम्मीदी आती, और इस दौरान में बाकी जो यूएस ट्रूप्स और बाकी सब थे वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में अलग अलग बंकरों में, जहां उन्हें ज़रा सा भी शक होता वहां ओसामा बिन लादेन की छानबीन तलाश शुरू कर दे, क्योंकि ओसामा बिन लादेन तब तक 2001 के बाद से ज़्यादातर अफगानिस्तान की पहाड़ियों में ही रहा और बंकरों में रहा करता था। तो और बंकर में रहने की एक वजह यह थी कि वो सेटेलाइट से के इमेजेस से भी बचना चाहता था। तो इधर अमेरिका लगातार अफगानिस्तान की पहाड़ियों में खाक छान रही है, उधर संदेश वाहक नहीं मिल रहा। करते करते 2 साल गुजरते हैं और 2009 में अचानक एक बड़ी कामयाबी मिलती है। जिस संदेश वाहक की बात की गई थी उसका पता चल जाता है, और उसके एक भाई का भी पता चल जाता है, और पता चलता है कि ये लोग पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में है। अब ये एक बड़ी कामयाबी थी सीक्रेट सर्विसेज के लिए। इसके बाद फौरन टीम लगती है, उसको ढूंढा जाता है। ढूंढने के बाद ये दोनों मिल जाते हैं। अब इनकी निगरानी शुरू होती है। 2009 में ये दोनों मिलते हैं, इनकी निगरानी शुरू होती है, लेकिन लगातार महीने गुजर जाते हैं। ये दोनों को फॉलो करते करते ये जहां जाते, एक जगह जाते, फिर आते, फिर वापस आते, फिर जाते, तो उनसे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। असल में था क्या कि ओसामा बिन लादेन के अलग अलग संदेश वाहक थे, हर काम के लिए अलग, और उसका साफ इंस्ट्रक्शन था कि जब तक वो ना संदेश भिजवाए, कोई उस तक कोई मैसेज न भिजवाए, और ना वो उससे मिलने के लिए आएगा। और वैसे भी 2-3 ही खास थे जो उसका पता जानते थे। तो ये जब दोनों का पता चला तो इसकी निगरानी होनी शुरू हो गई। निगरानी होते होते करीब इसमें भी 2 साल बीत गए। 2 साल के बाद कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये कहाँ जाता। जहां जहां वो जाता उसकी पूरी रैकी करते, उसको खंगालते, उसको टटोलते, पर वहां से ऐसा कुछ भी सुराग नहीं मिलता। तो फिर एक बार उम्मीद ये होने लगी, एक दौर ऐसा आया कि लगा कि शायद अब ये संदेश वाहक बदल दिया गया, क्योंकि साल बीत गए थे 2-3, और एक संदेश वाहक को बहुत पुराने ज़्यादा दिन तक नहीं रखता ओसामा बिन लादेन। तो उसने किसी नए को हायर कर लिया, क्योंकि वो जब भी लोकेशन चेंज करता तो ये सारी चीज़ें, इस अपना जो सारी कड़ी है वो तोड़ देता, ताकि उस कड़ी को पकड़कर, उस सिरा को पकड़कर उस तक कोई पहुंच ना पाए। तो एक तरह से ये लोग लगभग मायूस थे।
लेकिन तभी एक दिन अचानक से कामयाबी मिलती है। इनमें से एक संदेशवाहक इस्लामाबाद से करीब 61 किलोमीटर दूर गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। CIA की टीम पीछे लगी हुई थी। उसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो वो एबटाबाद इस्लामाबाद से 61 किलोमीटर दूर था। इस शहर को ये इसलिए बसाया गया था कि वहाँ पे ज़्यादातर एक तो पाकिस्तानी जो फोर्स है उसकी एकेडमी है, सबसे बड़ी चीज़ उस एबटाबाद की पहचान, वहाँ ट्रेनिंग होती और सब कुछ। और जो रिटायर्ड अफसर होते पाकिस्तानी सेना के, एयरफोर्स के, उन्होंने वहाँ अपने बड़े बड़े बंगले बना रखे थे तो वो वहाँ रहते थे। तो जब इन्होंने पीछा किया उसके बाद वो पहुंचे तो देखा है कि वो संदेशवाहक बहुत ही घूमता फिरता, जैसे एक होता है कि आप स्टेट मालूम है कि इस घर में जाना है, लेकिन वो वैसे नहीं जाएगा। वो कई चीज़ों को क्रॉस करते हुए कहीं और जाते हुए आखिरकार वो एक एबटाबाद से अलग थलग एक बहुत बड़ी सी हवेली टाइप की बनी हुई थी जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी। तो वो वहाँ पहुँचता है और उसके बाद वो जो घर की दीवारें थी वो करीब 17-18 फीट ऊंची थी, 7-8 फीट चौड़ी और मोटी थी। और एबटाबाद में ऐसा कोई दूसरा घर नहीं था, ऐसी कोई हवेली नहीं थी जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हों और जिसकी दीवारें इतनी मोटी हों। ये जनरली वो लोग बनाते हैं जो जैसे बम प्रूफ टाइप की, अगर कोई हमला हो तो वो दीवारें उसको झेल लें। मैंने इराक में ऐसी, बगदाद में खासतौर पर ऐसी दीवारें देखी हैं। वहाँ हर जो रेजिडेंशियल इलाका है सिक्योरिटी जोन के बाहर, वहाँ ज़्यादातर दीवारें ऐसी होती हैं, लंबी लंबी और बहुत मोटी, जो कि बम को भी झेल सकती हैं। तो मुझे एहसास है कि वो फिर वो दीवार कैसी होगी। तो जब ये वहाँ पे गया उसके बाद इन लोगों ने रैकी की देखा और ये बाहर वेट कर रहे हैं उसका, चले गए। फिर उन्होंने उस हवेली के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि 2005 में इस हवेली को बनवाया गया था। यहाँ पर ख़ास ऑर्डर देकर करीब 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए थे इस पर उन्हें अभी ये था कि इसमें पता नहीं कौन है, क्योंकि एक तो पाकिस्तानी फोर्स की एकेडमी वहाँ पे और एबटाबाद जैसे इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर, क्या ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पे रह सकता। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान को इसकी जानकारी नहीं, पाकिस्तानी फोर्स को जानकारी नहीं, पाकिस्तानी सेना को जानकारी नहीं, क्योंकि वो उनके गढ़ में दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी रह रहा है। तो ये भी था शक कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की जानकारी में होता तो बताता। लेकिन ये भी फिर सवाल था कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की बिना जानकारी में इतनी बड़ी एक हवेली खरीद के और ओसामा बिन लादेन जैसा आदमी उसके अंदर पिछले 2-3 साल से रह रहा हो। क्योंकि जब रैकी के बाद जब ये CIA ने उस मुखबिर जो संदेशवाहक था उसके बाद जब उन्होंने सारी चीज़ें पता की तो पता चला कि ये 3-4 साल पहले ही बनाई गई थी हवेली। और इसमें जो लोग रहते थे वो बहुत कम बाहर निकलते थे। नंबर 2, वहाँ पे बाहर से कोई सिक्योरिटी का कोई तामझाम नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने CIA को ये यकीन दिलाया कि हो ना हो कि ये ओसामा बिन लादेन इस घर में रह सकता है, वो ये था कि पूरे एबटाबाद में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अच्छे लोग रहते थे, बड़े बड़े रिटायर्ड अफसर, और वो इकलौता घर था जिसके अंदर कोई टेलीफोन नहीं था, लैंडलाइन, जिसके अंदर कोई मोबाइल नहीं था, जिसके अंदर कोई टीवी नहीं था। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स की हम बात करते हैं उनमें से कोई भी चीज़ नहीं थी। ये चीज़ें थोड़ा सा शक पैदा करती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ओसामा बिन लादेन की तरफ इशारा कर रही थी, क्योंकि ओसामा बिन लादेन इन चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता था। तो एक तो इस घर के लोगों का रहस्यमय तरीके से घर के अंदर रहना, मिलना जुलना लोगों से नहीं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, मोटी दीवारें, और ये टीवी, फ़ोन आज के ज़माने में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ना करना, ये सारी चीज़ें CIA के कान खड़े कर देती हैं। उसके बाद ये बात फिर आगे बढ़ाई जाती है। अब उसके बाद सैटेलाइट इमेजेस से कोशिश की जाती है कि इस घर की तस्वीरें लें। तो सैटेलाइट इमेजेस से जो तस्वीरें ली जाती हैं, जब भी ओसामा टहलने के लिए निकलता था तो सिर्फ दिन भर में वो एक बार बाहर आता था और वो शाम का वक्त हुआ करता था। तो एक लंबा सा, सबसे ज़्यादा जो उस घर का, उस घर के करीब 6-7 लोगों के इमेजेस थे, जिसमें जो ओसामा बिन लादेन काफ़ी लंबा था, उसकी हाइट अच्छी खासी थी। तो उस इमेजेस से जब उसको नापा जाता है तो पता चलता है कि ये सेम हाइट का है जो ओसामा बिन लादेन की हाइट है, क्योंकि उसका जो पूरा हुलिया है, बही खाता है ओसामा बिन लादेन का, वो CIA के पास और ऐसी सारी एजेंसीज के पास पहले से हैं। तो अब ये लगभग पुख्ता हो जाता है कि
हो ना हो इस घर में ओसामा बिन लादेन ही है, लेकिन फिर भी ये था कि अब क्या करें, और 1 मिनट को ना हो तो क्या करें। तो इसको लेके अमेरिका में बाकायदा प्रेसिडेंट के लेवल पे डिस्कशन होता है। तब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन फिर CIA अपनी पूरी खुफिया रिपोर्ट देती है और वो बताती है कि नहीं, ये ओसामा बिन लादेन है और ये सारी चीज़ें पुख्ता करती है और सेटेलाइट की इमेजेस भी पुख्ता कर रही है। थोड़ा तो इसके बाद अब ये तय होता है कि ठीक है ऑपरेशन करना है इसको, लेकिन कैसे। तो पहली चीज़ तो ये पता की जाती है कि इसके बारे में पाकिस्तान को पता है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर नहीं है तो पाकिस्तान को भरोसे में लिया जाए और सीधा सीधी बताया जाए भैया इस घर में ओसामा बिन लादेन है, और हमारी और आपकी फोर्स इकट्ठे जाएगी और उस पर धावा बोलेगी, या तो अरेस्ट करेगी या मारेगी। लेकिन इसमें ख़तरा ये था कि जो उनमें से बहुत सारे लोगों ने बताया कि अगर ये पाकिस्तान को ये बात पता चल गई और उनके साथ शेयर कर लिया तो बहुत मुमकिन है कि ये बात ओसामा बिन लादेन तक पहुंच जाए, और इससे पहले कि हम कोई ऑपरेशन करें ओसामा बिन लादेन को भनक लग जाए और वो वहाँ से निकल भागे और फिर मुश्किल से हाथ आएगा। तो तय होता है कि पाकिस्तान को भरोसे में नहीं लिया, इसमें नहीं लिया जाएगा और उससे कोई शेयर नहीं करेंगे ये बात। तो अब सवाल ये है कि दूसरे मुल्क में घुस के कैसे ऑपरेशन करेंगे और इसका अंजाम क्या होगा। तो होता कि नहीं, करना है तो अकेले करना। तो पहला आता है कि ड्रोन अटैक करते हैं इस हवेली के ऊपर जिस घर में। अच्छा, ड्रोन अटैक जो करते हैं उसका टारगेट बहुत ही एकदम 110% परफेक्ट होता है। जो निशाना आप लेते हैं, जहाँ पे आपको गिराना है वहीं पे गिरेगा और वो सारी चीज़ होंगी। लेकिन फिर भी ये जब बात बराक ओबामा तक पहुँचती है, बराक ओबामा तक, तो ये होता है कि नहीं, अगर इसमें ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश हुई और ड्रोन से, चूँकि घर के ऊपर वहाँ पे और भी आबादी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इससे अमेरिका की दुनिया में बहुत ज़्यादा फजीहत हो जाएगी। तो ड्रोन का रिस्क लेना ठीक नहीं है। ऑपरेशन ऐसा हो जिसमें टारगेट सिर्फ वही हवेली हो और उस हवेली के अलावा और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब सवाल ये है कि ड्रोन भी नहीं है, पाकिस्तान को भरोसे में भी नहीं लेंगे, पकड़ना भी है, मारना भी है, तो कैसे मुमकिन होगा। तो फिर इसके लिए एक तैयार किया गया जो अमेरिका की बेस्ट फोर्स है, सील 6, जो ज़मीन, आसमान, पानी, समंदर जिसमें कहते हैं हर हालात में, जंगल में वो लड़ना जानते हैं, वो हर चीज़ का मुकाबला करना जानते हैं। तो सील 6 के 24 कमांडो को तैयार किया गया आनन फानन में, और उसके बाद ये हुआ कि यही जाएंगे और स्पेशल चॉपर से जाएंगे और रात को ये ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस आ जाएंगे। अब ये स्पेशल चॉपर इसलिए कि एक तो ये बहुत कम हाइट पर उड़ सकती है, इसकी आवाज़ बहुत कम होती है, बाकी हेलीकॉप्टर के मुकाबले वो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें हुई, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, तो कहा गया कि ये ज़्यादा ठीक है। इसके बाद फिर 3 चॉपर तैयार किया जाता है और तय ये होता है कि इनका सबसे जो नियरेस्ट बेस था यूएस का, अफगानिस्तान में ऑलरेडी इनका आर्मी बेस है, तो बरगाम एयर बेस यूएस का जो था, वहाँ से रात को ये 3 चॉपर में 24 सील कमांडोस निकलते हैं और रात के अंधेरे में फिर जो पहला है चॉपर था वो उस हवेली के छत के ऊपर मंडराता है और तभी अचानक उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें जो बैठे हुए थे जितने कमांडो, वो रस्सी के सहारे छत पे उतर जाते हैं और दूसरे हवेली की दूसरी तरफ उस चॉपर को, अब चूँकि उड़ाने का और उसका कोई मतलब नहीं था और वो चाहते नहीं थे कि सबूत रहे, तो उस चॉपर को वो क्रैश कर देते हैं खुद ही, कमांडो, सील कमांडो के लोग, पर उसके सारे कमांडोज पहले ही उतर चुके थे। तो जब उसको क्रैश करते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, धुआं उठता है, आग के शोले उठते हैं। तब तक जो दूसरा चॉपर था उससे नीचे कमांडो उतरे थे और तीसरा चॉपर सिर्फ उसके ऊपर मंडरा रहा है और रात के अंधेरे में कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं, आवाज़ भी नहीं। और उसके बाद इन्हें पता था कि साफ इंस्ट्रक्शन था कि घर में जितने भी लोग हों उन्हें सीधे मार देना है। थोड़ी देर के बाद सीधे शूट आउट गोली होती है, वहाँ पे चलती है और उस घर में जितने भी लोग थे वो मारे जाते हैं। 2 गोली ओसामा बिन लादेन को मारी गई थी, सर में और सीने में। सर का आधा हिस्सा ओसामा बिन लादेन का लगभग बाहर आ गया था। उसके बाद वो फ़ौरन, उनके पास सारी चीज़ें थी, वो फेशियल रिकॉग्निशन के ज़रिए
देखते हैं कि ये ओसामा बिन लादेन ही है, फिर वहाँ पे सारी खबरें दी जाती है। उसके बाद ये उसी तेज़ी से बाकी सबको छोड़कर ओसामा की डेड बॉडी को उठाते हैं, चॉपर में डालते हैं और 2 चॉपर के साथ ये वापस बरगाम एयरबेस एबटाबाद से उड़कर पहुंचते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 1 और 2 मई 2011 की रात को ये जो ऑपरेशन हुआ था, कुल 40 मिनट लगे थे। मतलब 40 मिनट उस एबटाबाद से बरगाम, मतलब बरगाम से एबटाबाद उनको आने में, मारने में, डेड बॉडी उठाने में और ले जाने में। उसके बाद घर से कुछ ज़रूरी चीज़ें भी एबटाबाद की ये कमांडोज उठा के ले जाती है। उस घर में कुछ दवाएं थी और जिससे ये पता चला था कि ओसामा बिन लादेन इधर बीमार है, उसको किडनी की प्रॉब्लम थी। तो जब ये वापस वहाँ पे पहुँचते हैं सेफ, उसके बाद जाहिर सी बात इधर एबटाबाद में हलचल मचती है, फिर लोग पहुँचते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर गए थे। उस चॉपर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर गए थे। जो बचा खुचा मलबा था उसके ऊपर भी उन्होंने बम मारकर उसको पूरी तरह से निशानी मिटा दी, ताकि अमेरिकन सोल्जर या अमेरिकन चॉपर की कोई निशानी या कोई सबूत वहाँ ना बचे। इसे आज भी कहते हैं वर्ल्ड का, मतलब वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं, पर उन सारे बेस्ट ऑपरेशन में से एक इसको माना जाता है। खैर, इसके बाद जब बरगाम पहुंचते हैं तो उसके बाद अब वो तसल्ली से सारी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके सैंपल भी लेते हैं डीएनए वेने के लिए, और जब वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये ओसामा बिन लादेन ही है सब कुछ, फिर ये तय होता है कि इसका क्या करें। इसके बाद 2 चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक ये कि पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इसकी बॉडी लेंगे, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब को, क्योंकि ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का नागरिक था, शहरी था, तो सऊदी अरब ने लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान हाथ नहीं डालना चाह रहा था और अमेरिका भी नहीं चाहता था कि ओसामा बिन लादेन की किसी को बॉडी दें और कहीं कब्र बने और लोग उस पर कब्र को एक निशानी बना लें और जितने जिहादी और आतंकवादी हैं वो उस जगह की, मतलब एक तरह से वो कर लें, उसको एक मान्यता दे दें। तो फिर अमेरिका ने कहा यह जाता है कि पूरी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से समंदर में बाकायदा एक ताबूत में वो ओसामा बिन लादेन की बॉडी को रखने के बाद और इस्लामिक रीति रिवाज से समंदर में ले जाकर दफना दिया। मतलब एक गुमनाम जगह पे समंदर में ले जाकर उसने उसको दफना दिया, और वो जगह आज भी किसी को पता नहीं कहाँ, सिर्फ इसलिए ताकि किसी को पता ना हो कि ओसामा बिन लादेन को कहाँ दफन किया गया था। तो इस पूरी कहानी में यह है कि 2001 में 9/11 हुआ, उसके बाद 10 साल तक अमेरिका ओसामा बिन लादेन की खाक छानती रही और कैसे कैसे संदेश वाहक के ज़रिए वहाँ और यहाँ वहाँ पीछे, लेकिन वो मिला नहीं। आखिरी में मिला तो सिर्फ डोल, और जिससे बचने की कोशिश की थी ओसामा बिन लादेन ने हमेशा कि कोई ऐसा मुखबिर ना हो, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं हो, फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है, टीवी, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन आखिरी में ये कि ये भी एक मजबूरी थी कि आप हर तरह से इंसानों से कट के नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो 2 मुखबिर थे जिसने अमेरिकन खुफिया एजेंसी को इस्लामाबाद से एबटाबाद तक पहुंचाया, वो उसके 2 संदेशवाहक थे, मुखबिर थे, जो आखिरी में ओसामा बिन लादेन की मौत की वजह बनी। लेकिन इन तक पहुंचने में भी अमेरिका को 10 साल लगे, और 10 साल की अथक मेहनत के बाद तब कहीं जाकर अमेरिका का बदला हुआ, 9/11 का जो बदला है वो पूरा हुआ और ओसामा बिन लादेन की कहानी ख़त्म हुई। तो ये थी पूरी कहानी। इस पर फिल्में भी बनी हैं और अभी हाल में कुछ एक रिपोर्ट भी और भी आई है, और बीच बीच में कुछ इसके बारे में रिपोर्ट आती रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें सारे कमांडोज जिन्होंने हिस्सा लिया था SEAL 6 की टीम के, उनमें से ज़्यादातर को गोपनीय रखा गया, उनको उनके नाम और वो सारी चीज़ें सामने नहीं लाई गई, इसलिए कि उनकी जान को ख़तरा हो सकता है बदला लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें 2 पार्ट में, कल मैंने आपको बताया था 9/11 कैसे हुआ, 9/11 का आइडिया कहाँ से आया था ओसामा बिन लादेन को, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई और किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, और 9/11 की ही वजह से फिर किस तरह से ओसामा बिन लादेन अमेरिका के निशाने पर आया और अमेरिका ने आखिरकार उससे बदला लिया। तो पूरी कहानी आपको सुना चुका। अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और शुरुआत में जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल करके कहा था, जिस तरीके से मैंने हैदराबाद का आपको जिक्र किया, बाकी लोगों का, तो इस पे बाकायदा मैंने वारदात पे भी कई शो बनाए थे और उसमें ये सारी कहानियाँ थी।
तो लेकिन एक चीज़ ये इसमें मानना पड़ेगा कि जो इंटेलिजेंस होता है उसमें धैर्य की बड़ी ज़रूरत होती है। मतलब एक मुखबिर तक पहुंचने में आपको 2-2 साल लग जाते हैं और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। और इसी ऑपरेशन के बाद हमेशा ये सवाल उठता है जो हम लोग भी उठाते हैं, आप लोगों ने भी कई बार पूछा है कि क्या इसी तरह का ऑपरेशन करके जिस तरह अमेरिका ने एबटाबाद में किया, हम लोग कराची में नहीं कर सकते। कराची का मतलब आप समझ गया, कराची में एक ही है अपना मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम। तो कहते हैं कि 1-2 बार ये कोशिश की कराची में, फोर्स के ज़रिए नहीं, इस तरह नहीं जैसे उनके कमांडो थे, हमारे कमांडो चले गए, पर कुछ लोगों के ज़रिए, जैसे पाकिस्तान के ही कुछ लोगों को हायर करके, अपने कुछ लोगों को यहाँ से भेज करके अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन वो मिशन कामयाब नहीं हुआ। और मुझे किसी ने ये कहा था कि ऐसी कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। मतलब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, शायद इस वक्त भी कोई ऐसी मिशन या ऐसी प्लानिंग, ऐसी चीज़ें हो रही हों, तो ये होती रहती है हर मुल्क के बीच में। सर, इंडियन पुलिस क्राइम तक सब्सक्राइबर हैं, सर वो बोल रहे हैं क्या उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-कायदा का अंत हो गया है? इंडियन पुलिस क्राइम तक, नमस्ते। आपका सवाल है कि क्या उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल-कायदा का खात्मा हो गया। उसामा की मौत के बाद अल-जवाहिरी को बनाया गया था नंबर 2, लेकिन फिर अल-जवाहिरी की भी मौत की खबर आ गई। अब इस वक्त अगर मैं अल-कायदा की बात करूं तो अल-कायदा में कोई ऐसी लीडरशिप है नहीं, और हालांकि इसी का एक पार्ट था अबू बकर अल-बगदादी भी, वो अल-कायदा से ही निकला और इराक़ में अल-कायदा का वो सरगना हुआ करता था। लेकिन उसामा की मौत ने एक तरह से अल-कायदा को पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया। अब उसके बाद उस तरीके की प्लानिंग या पैसे, क्योंकि उसामा के पास पैसे ही बहुत थे, वो चीज़ बची नहीं। और जिस तरीके से पहले अल-कायदा की सारी जो चीज़ें होती थी उस पर भी रोक लगी, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अल-कायदा नाम की चीज़ लगभग ख़त्म हो गई है। हालांकि उसके फॉलोअर्स अब भी हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जैसे उसामा बिन लादेन के ज़िंदा रहते हुए हुआ करते थे। सर, कार्तिक मतपाल हैं, वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इस बात पर डिनाई किया था कि उसामा को वहाँ पर एबटाबाद में मारा गया, क्योंकि उन लोगों ने ये तर्क दिया था कि जब सद्दाम को फांसी लगी थी तो एक वीडियो आई थी जिससे ये सबको यकीन हो गया था। तो उसामा के टाइम पे जो वीडियो बनाई गई थी वो क्यों वायरल नहीं करी गई? कौन है ये? सर, ये है कार्तिक मतपाल। कार्तिक मतवाल जी, इनका सवाल ये है कि पाकिस्तानियों ने हमेशा इनकार किया कि एबटाबाद में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, उसामा को नहीं मारा गया। जैसे सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई तो वीडियो आया था फांसी का, इसमें ऐसा नहीं है ये पुख्ते तौर पे, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें, एक अमेरिका का राष्ट्रपति ओपनली आकर पूरी मीडिया को संबोधित करता है, दुनिया को बताता है कि उसामा को मारा गया, फिर वक्त वक्त पे डिटेल आते हैं, फिर बहुत सारे पुख्ता सबूत आते हैं, तस्वीरें भी आई थी उसामा की गोली लगी हुई जो यूएस ने ही जारी किया था। तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि उसामा मारा गया। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की सरजमीन में घुसकर ऐसा ऑपरेशन करके और यूएस की फोर्स निकल जाती है और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगती, वो भी उस एबटाबाद में जिस एबटाबाद में आपकी डिफेंस की एकेडमी है, आपके वहाँ सारे बड़े बड़े अफसर रहते हैं आर्मी के, एयरफोर्स के। तो ये किसी भी देश के लिए एक बेहद शर्मनाक बात है कि आप बाकी चीज़ तो छोड़िए, रात के अंधेरे में वो भी नहीं कि कोई पैदल आया और बॉर्डर क्रॉस करके निकल गया, 3 चॉपर आपकी सीमा के अंदर दाखिल होता है, टारगेट को चुनता है, मारता है, डेड बॉडी उठाता है और वापस चला जाता है और आप सब सो रहे हैं। तो ये कोई भी देश इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान की मजबूरी यही है और वो नहीं कर सकता है इस चीज़ को मानने। नंबर 1। नंबर 2, इसको मानने का फिर मतलब है कि एक दूसरी उंगली उठना, और वो ये कि आपके मतलब दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी 3 साल से आपके एबटाबाद में ही छुपा बैठा हुआ और आपको ये तक भनक नहीं। फिर सवाल ये है कि पूरा आर्मी का एरिया है, तमाम बड़े लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इन चीज़ों से भी आप वाकिफ़ नहीं हैं, या फिर यह है कि आपको पता था कि उसामा बिन लादेन यहाँ रह रहा और आपने इसको दुनिया से छुपाया। तो हर सूरत में इसमें पाकिस्तान की बदनामी थी, चाहे आप कोई भी एंगल उठा लें। इसीलिए ज़रूरी है कि वो हर चीज़ को डिनाई करेंगे और उन्होंने हमेशा यही किया। डॉक्टर ईशान भारद्वाज जो है वो बोल रहे, गुड इवनिंग सर, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जब अमेरिका ऐसा हमला कर सकती है तो इंडिया हाफिज सईद पे क्यों अटैक नहीं कर रही? डॉक्टर ईशान भारद्वाज साहब नमस्कार, आपकी टीम को भी। इनका सवाल है कि जब अमेरिका ऐसा हमला कर सकती है तो इंडिया हाफिज सईद के ऊपर क्यों नहीं कर सकती। मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि दाऊद को लेकर यही सवाल उठता है कि हम ऐसा ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते, तो आपने हाफिज सईद का नाम लिया।
देखिए, ऐसा ऑपरेशन, एक तो ये चीज़ है कि हो जाए और कामयाब हो जाए तब तो बताया या बोला जा सकता है, लेकिन ऐसे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि हो सकता है प्लानिंग चल रही हो, और पहले से बता के करेंगे हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग है, हम घुस के मारेंगे, तो सामने वाला तो वैसे ही अलर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सीक्रेसी की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई ऐसा ऑपरेशन चल भी रहा है तो कोई आपको बताएगा नहीं। हाँ, कामयाब हो जाए तो फिर ज़रूर सबको पता चलेगा। मुश्किल है, लेकिन मेरा है कि नामुमकिन नहीं है। संजय जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर जब लादेन की मौत हुई थी, अमेरिका सील कमांडो वहाँ थे, वहाँ एक छोटी लड़की भी थी जिसको उन्होंने नहीं मारा था। इस बात में सच्चाई है? अगर हाँ तो वो बच्ची कौन थी? किनका सवाल है? सर ये संजय, इनका सवाल है कि जब वहाँ पे सील कमांडो गई थी तो उसमें बच्ची भी थी जिसको नहीं मारा था। उसमें बच्ची के अलावा ओसामा की चूंकि 2-3 बीवियाँ थी, तो उसमें एक जो छोटी बीवी थी वो भी जिंदा निकली थी। और ये था इनका कि इन्हें एक एक चीज़ पता था, किस रूम में कौन है, किस रूम में नहीं है। ओसामा बिन लादेन का बेटा भी था, वो भी मारा गया था। जो पर्सनल उसका बॉडीगार्ड था वो भी मारा गया था। बच्ची और एक बीवी की थी, उसको बाकायदा बाद में वहाँ से ले जाया गया, लेकिन मारा नहीं गया था। ये सच है, फैक्ट। सर एक पीके भगत हैं, वो बोल रहे हैं कि सर सच में क्या लादेन अपनी न्यूज़ रिकॉर्ड करके देखता था? पीके भगत साहब, उनका कहना है कि क्या सच में लादेन अपनी न्यूज़ रिकॉर्ड करके देखता था? अब भगत साहब, मैं पूरी माफ़ी के साथ कहूँगा कि इस बारे में सच में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मतलब ये मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में पता करूँगा और जिस दिन पता चलेगा मैं आपके पास ज़रूर वापस आऊँगा और इस बारे में आपको जवाब भी दूंगा। सर अनिल शर्मा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि सर कोई ऐसा केस आपने कवर नहीं किया जो मतलब कोई ऐसा केस है जो आप चाहते, आप ये सोचते कि काश ये मैंने केस कवर किया होता? अनिल शर्मा जी, इनका कहना है कि ये कोई ऐसा केस जो आपने नहीं कवर किया और आपको लगता हो कि हाँ काश मैं ऐसा किया होता, मतलब इसे कवर किया होता। ऐसे बहुत सारे केस हैं। जैसे यही है कि काश मैं एबटाबाद में होता और ये जब ऑपरेशन हुआ था और मैं उसका हिस्सा होता, मैं उसका विटनेस होता और मैं उसकी रिपोर्टिंग करता। एक और मुझे अफसोस है कि जब सद्दाम हुसैन की फांसी हुई थी, या सद्दाम हुसैन को जब सुरंग में पकड़ा गया था इराक से, तब मैं काश होता। हालांकि मैं इराक जाने का मुझे मौका मिला, लेकिन अभी गया, उस वक्त जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए कि मैं बड़ा जूनियर था और टीवी में भी नया नया था और मेरे सीनियर बहुत सारे थे, तो जाहिर सी बात है सीनियरिटी भी देखनी पड़ती है, तो उसका भी अफसोस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिस किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाया, तो उसका अफसोस है। सर अल्फा पटेल हैं, वो बोल रहे हैं कि सर इस काफी सारी थ्योरीज हैं ऐसी जो, और रिसर्च में भी काफी जगह पता चलता है कि ये जो एबटाबाद का अटैक हुआ था, इसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल का भी हाथ था, अमेरिका का। अल्फा पटेल का है कि क्या इस ऑपरेशन के पीछे इजराइल का भी हाथ है? इस बारे में भी मुझे मतलब एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक यही कहा गया कि ये अमेरिका का अपना खुद का ऑपरेशन था और सील कमांडो ने इसमें हिस्सा लिया था, और इस ऑपरेशन के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी और ये ओन किया था खुद अमेरिका ने। सर एक सब्सक्राइबर अक्षय बोल रहे हैं कि सर इन्होंने एक प्रोग्राम देखा था जिसमें उसमें इनको पता चला है कि ओसामा बिन लादेन अपने जैसे दिखने वाले काफी सारे लोग अलग अलग जगह रखता था, कभी अपने साथ भी। अच्छा, अक्षय का सवाल है कि ओसामा बिन लादेन अपने बहुत सारे हम शक्ल रखता था जिसकी वजह से उसकी जान बची रहे। ये कई बार मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला कि ओसामा के हम शक्ल कहीं घूमते मिले हों या किसी एजेंसी ने पकड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। सर एक सवाल है अमन जी का कि सर कोई ऐसा इंटरव्यू है जो ओसामा ने किसी जर्नलिस्ट को पर्सनली दिया? किनका सवाल है? अमन का सवाल है कि ये कोई ऐसा जर्नलिस्ट जिसको ओसामा ने पर्सनली इंटरव्यू दिया? बिल्कुल है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर। हामिद मीर ने जाकर अफगानिस्तान में इंटरव्यू किया था बहुत पहले, और वो इंटरव्यू बाकायदा चला था और हामिद मीर आमने सामने थे ओसामा बिन लादेन के, और उसके बाद फिर हामिद मीर का काफ़ी नाम भी हुआ पाकिस्तान में। तो हामिद मीर वो शख्स है जिसको इंटरव्यू दिया गया था। सर एक प्रियम है, बोल रहे हैं कि सर जैसे सद्दाम को जिंदा पकड़ के उसको एक मौका दिया गया था कोर्ट में अपनी बात पेश करके, फिर उसे सजा हुई थी, ऐसा मौका ओसामा को क्यों नहीं दिया? प्रियंक का सवाल है कि सद्दाम को एक मुकदमा चला, मौका दिया गया, फिर फांसी हुई, ओसामा को क्यों नहीं दिया गया? सद्दाम और ओसामा में एक बड़ा फ़र्क था। सद्दाम एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष
इराक के राष्ट्रपति रहे, और वो अलग कहानी है पूरी कि क्यों अमेरिका दुश्मन बना था। ओसामा बिन लादेन वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट, 9/11 जैसे हमले का गुनहगार, इसके अलावा सैकड़ों लोगों का गुनहगार, कातिल। तो यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा ये कि ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता था, उसके ऊपर मुकदमा भी चलता, लेकिन फिर क्या अंजाम होता। लेकिन उसमें ख़तरा भी था कि आप गिरफ्तार करेंगे, आप उसको रखेंगे कहाँ, फिर उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट, बाकी तमाम चीज़ें उस देश पे, उस शहर पे जहाँ उसको रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखी गई। मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन या ओसामा की मौत से पे किसी को सवाल भी नहीं और कोई इस चीज़ को उठाता भी नहीं है। सर, अभिमन्यु सिंह है, हाँ, वो बोल रहे हैं कि शम्स सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और स्टार्टिंग से क्राइम तक को फॉलो कर रहा हूँ, डेली मैसेज भी करता हूँ, बट आपने कभी मेरा नाम नहीं लिया, प्लीज टेक माय नेम। अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह जी नमस्कार। शुक्रिया आप क्राइम तक देखते हैं, शुक्रिया आप पसंद करते हैं, शुक्रिया आप मुझे पसंद करते हैं, और शायद मैं नहीं नाम ले पाया, मेरी गलती है, लेकिन अभिमन्यु सिंह साहब आप अच्छे रहें और इसी तरह आप लिखते रहें। मैं ज़रूर आपके सवाल भी लूँगा और आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, और जहाँ जहाँ कोई कोताही गलती हो वो भी बताते रहिएगा। तो आप अच्छे रहिए और इसी तरह लिखते रहिए। सर, राजेश कटमल है, बोल रहा है अमेरिका ने ओसामा को अरेस्ट करके अलकायदा के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकाली। राजेश कटरमल है, उनका कहना है कि अमेरिका चाहता तो ओसामा को अरेस्ट करके उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। एक्चुअली तब तक अमेरिका का नंबर 1 टारगेट जो था वो ओसामा था, और अमेरिका को ये भी पता था कि ओसामा के बाद अलकायदा में फिर कुछ बचना नहीं है। तो एक वो सोचती, दूसरा है कि गुस्सा बहुत था और ओसामा को सज़ा देना बहुत ज़रूरी था। अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी था कि अमेरिकी लोगों को ये मैसेज दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। अभिषेक दास है, वो बोल रहे हैं कि सर पाकिस्तान ने क्या कहा जब ये खबर मीडिया में आई, पूरी दुनिया को पता चली कि पाकिस्तान के एबटाबाद से ओसामा को मार दिया गया। अभिषेक दास जी का ये सवाल है कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था जब दुनिया को पता चला कि एबटाबाद में ओसामा को मारा गया। पाकिस्तान ने शुरू से ये कहा था कि हम, पहले तो पाकिस्तान ने लगातार डिनाई ही किया, वो आज तक डिनाई करता है कि एबटाबाद में हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कहीं और हुआ है, ये अफगानिस्तान बॉर्डर के पास हुआ होगा, हमारी कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि वो किसी भी एंगल से कोई भी बात करते तो पाकिस्तान की बदनामी होनी थी, इसलिए उसने हमेशा इस चीज़ को मना ही किया। सर, एक सवाल लगातार आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस तरह की टेक्निक दाऊद और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए क्यों नहीं करती। ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं इसका, अभी पहले भी मैंने जवाब दिया आपको कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसी टेक्निक या ऐसी चीज़ें क्यों नहीं करती है जिससे दाऊद, हाफिज सईद और जो भी हमारे दुश्मन हैं, हमारे देश के दुश्मन हैं, जो सरहद पार पाकिस्तान में बैठे हैं, उन पे हम काबू पा सकें, उनको ला सकें। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोशिशें होती हैं, कोशिश हो रही है, कोशिश आगे भी होगी। वक्त की बात है कब कामयाबी मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोशिश जारी रहती है। सर, सुमित गर्ग जी बोल रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद देश क्यों नहीं घोषित करता, ये दुनिया इसको बॉयकॉट क्यों नहीं करती जब पूरा सब दुनिया को पता है कि ओसामा को वहीं से पकड़ा गया। अभिषेक गर्ग जी का सवाल है कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों नहीं आतंकवादी देश घोषित करती है जबकि पाकिस्तान की सरजमीन पर इतने सारे आतंकवादी संगठन हैं। ये सारी पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, फंड नहीं देता अमेरिका, कई बार ये कहता है आप आतंकवाद पे लगाम नहीं लगा रहे हो, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर भी उसकी चीज़ें होती हैं, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि आप लश्कर ले लो, हाफिज सईद वहाँ है, आप जैश ले लो, मौलाना मसूद अजहर वहाँ है, आप हिजबुल ले लो, सलाउद्दीन वहाँ है, आप अंडरवर्ल्ड ले लो, दाऊद इब्राहिम वहाँ है। लेकिन और ख़ुद अमेरिका ने हाफिज सईद पे करीब $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ, और वही हाफिज सईद अभी हाल में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, ओपनली रैली कर रहा है, लोगों को भाषण दे रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड, डबल नीति हो जाती है कि एक तरफ आपने उसको ग्लोबल टेररिस्ट बता रखा है, आप उसको ऊपर इनाम आपने डिक्लेयर कर रखा है, और वही आदमी ओपनली पब्लिक रैली कर रहा है, वही आदमी लोगों को संबोधित कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है, और आप फिर भी सिर्फ बातें कर रहे हो और कुछ करते नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स और एक जो फॉरेन पॉलिसी और हर एक की अपनी अपनी कंट्री की जो पॉलिसी है, ये उसका शिकार है ये सारी चीज़ें। सर, अखिलेश जी पूछ रहे हैं अमेरिका से लादेन का इतना चिढ़ने का रीजन क्या है। अखिलेश जी का सवाल है कि अमेरिका लादेन से इतना क्यों चिढ़ता है, या लादेन अमेरिका से क्यों चिढ़ता है। सर, लादेन अमेरिका से इतना लादेन अमेरिका से क्यों चिढ़ता है। देखिए, लादेन और अमेरिका की पुरानी कहानी है। जब रशिया में अफगानिस्तान जब लड़ाई चल रही थी, तब लादेन को अमेरिका ने ही मदद की, उसको बढ़ावा दिया, और उसके बाद फिर ये दुनिया में बड़ा एक
वो चीज़ है कि आपको किसी को हथियार देना सबसे आसान काम है, वापस हथियार देना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि तब तक लत लग चुकी होती है। तो ओसामा के साथ वही हुआ, अमेरिका ने हथियार सारी चीज़ें दे दी, लेकिन जब उसने कहा कि अब बस अब वापस, तो उसने कहा नहीं, अब तो मुझे मसीहा बनना है, अब तो मुझे मुसलमानों का खलीफा बनना, और वो सारी चीज़ें और ये जुल्म और ये सारी चीज़ें आ गई। तो फिर उसने धीरे धीरे वो जिस अमेरिका ने उसको खड़ा किया था, उसने उसी को आईना दिखाना शुरू कर दिया और अमेरिका के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दिया। और दुनिया के कई ऐसे मुल्कों में, मैंने जैसे कल बताया था आपको, कीनिया से लेके कहाँ कहाँ अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया, कई सौ मारे गए। तो अमेरिका का दुश्मन वो अमेरिका की नीतियों की वजह से, और अमेरिका ने जब उससे हाथ खींचा उसकी वजह से, और कुछ मुल्कों को लेके जो अमेरिका की पॉलिसी थी स्पेशली उसकी वजह से लादेन जो है, उसे लगता था कि इन सारी समस्याओं का, इन सारी चीज़ों का जो असली गुनहगार है वो अमेरिका है, इसलिए वो अमेरिका से चिढ़ता था, और इसीलिए उसके टारगेट पे हमेशा अमेरिका या अमेरिकी दूतावास या अमेरिकी लोग ही होते थे। निमिष पूछ रहे हैं कि सर ओसामा बिन लादेन एक टाइम पे इतना बड़ा टेररिस्ट था, इतनी पावर थी, उसकी लाइफ का डाउनफॉल कब शुरू हुआ जो उसे जाके ऐसे छुपना की नौबत आ गई? निमिष का सवाल है कि ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा ताकतवर था, लेकिन ऐसी नौबत क्या आई कि उसे छुपना पड़ा और फिर धीरे धीरे उसका खात्मा हुआ। इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ओसामा 9/11 के बाद ओसामा हिट लिस्ट पे था, अमेरिका को किसी भी तरह से उससे बदला लेना था, अमेरिकी जनता को उसको भरोसा दिलाना था, और इस वजह से उसकी जो घेराबंदी है वो ज़्यादा कड़ी हो गई थी। फिर धीरे धीरे चूंकि वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में और बंकरों में घूमते घूमते ओसामा की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, और ओसामा को किडनी की प्रॉब्लम थी, बल्कि ये भी कहते हैं कि किडनी ख़राब हो चुका था, दूसरा भी ख़राब होने वाला था। तो ये सारी प्रॉब्लम, फिर शुगर, तो वो सारी चीज़ों की वजह से वो डेली रूटीन के काम में इन्वॉल्वमेंट उसका धीरे धीरे कम होने लगा था 2000। और ये कहते हैं कि एबटाबाद उसके आने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मेडिकल हेल्प, क्योंकि अफगानिस्तान में और उन पहाड़ियों पे उसका इलाज ठीक से नहीं हो सकता था, तो एबटाबाद में जहाँ पे वो था वहाँ पे उसका मेडिसिन से लेके बाकी सारी चीज़ें वो इजीली हो सकती थी। तो यहीं पे ये भी एक शक हमेशा उठता रहा है कि अगर उसे मेडिकल हेल्प चाहिए थी या उसका ऑपरेशन हुआ या कुछ और चीज़ें थी एबटाबाद में, तो भी क्या पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी आर्मी इन चीज़ों से अनजान थी और उसके नाक के नीचे ये सब हो रहा था। तो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन उसकी हेल्थ का जो इशू था उसकी वजह से वो धीरे धीरे रूटीन के अलकायदा के काम से दूर होता जा रहा था, और उसकी वजह से अलकायदा पे भी असर पड़ रहा था, और यही, और दूसरी तरफ उधर सख्ती घेराबंदी हो रही थी अमेरिका की। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उसकी मौत और उसके डाउनफॉल दोनों वजह बनी। सर विनय कहते हैं सैटेलाइट इमेजेस का कितना रोल था लादेन को टारगेट करने में, और 14 पाकिस्तानी रडार में डिटेक्ट क्यों नहीं हुए? विनय कार्दे का दो सवाल है कि एक तो सैटेलाइट इमेजेस कितना कारगर साबित हुआ लादेन को पकड़वाने में या मारने में, दूसरा ये कि चॉपर वहाँ के जो पाकिस्तान की इसके रडार पे क्यों नहीं आया गया। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही हाई फाई इनका हेलीकॉप्टर था जो अफगानिस्तान के बरगाम में एयरबेस से उड़ा था। इसकी एक खासियत ये थी कि ये जो रेडार पे एक खास हाइट पे ही आ सकता था, तो और ये बहुत नीचे लो उड़ा रहे थे, तो वो रेडार से बच गया। नंबर 2, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटी डिवाइस थे जिससे ये बच सकते थे, और इस चॉपर की खासियत ये है, इसलिए इसको स्पेशल ऑपरेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडार पे उस वजह से नहीं आ पाए, चकमा दिया। और नंबर 2, सैटेलाइट इमेजेस ने ये बताया था कि हाँ, इस घर में जो टहलता है शाम को शख्स, उसकी हाइट, बाकी उसकी सारी चीज़ें वो मैच करती हैं। तो सैटेलाइट इमेज ने भी काफ़ी मदद की थी CIA की ये यकीन दिलाने में कि ये बंदा ओसामा बिन लादेन ही है। सर अखिलेश आनंद हैं, वो बोल रहे हैं कि अमेरिका और ओसामा के ये सारी चीज़ें होने के बाद इस टाइम पे आतंकवाद की क्या सिचुएशन है? अभिषेक आनंद का सवाल है कि अब ओसामा मारा गया, उसके बाद अब आतंक के क्या सिचुएशन है ना? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन तो नहीं, अलकायदा अभी बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका है, बल्कि कोई उनका इस तरह का लीडर नहीं है। लेकिन हाँ, जो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान है या जो बाकी दूसरी कट्टर संगठनें हैं वो तो अभी सक्रिय हैं। अफगानिस्तान में भी जो तालिबान का विद्रोही गुट है वो सक्रिय है, और इसीलिए आप जब तब देखते हैं कभी काबुल में कभी कहीं ब्लास्ट की खबरें आती रहती हैं। तो जो बाकी वहाँ पे गुट है वो सब सक्रिय हैं, लेकिन अलकायदा जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन तालिबान के बारे में अभी हम ये नहीं कह सकते, ख़ासतौर पे पाकिस्तान का जो तहरीक तालिबान है, जिसका बैतुल्ला महसूद और फजलुल्लाह ये सारे लोग जिसमें रहे, और ये बड़े ही जल्लाद टाइप के सारे लोग, तो उसकी वजह से अभी भी उथल पुथल इन दोनों जगहों पे है, पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। सर ऐश्वर्या वाजपेयी हैं, वो बोल रही है
सर अभी दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन कौन सा है जिसे सबको खतरा हो सकता है? ऐश्वर्या वाजपेयी जी का ये सवाल है कि इस वक्त दुनिया में कौन सा ऐसा आतंकवादी संगठन है जिससे सबको खतरा हो सकता है। देखिए, एक अच्छी चीज़ ये है कि अलकायदा के खात्मे के बाद, ओसामा की मौत के बाद 2013 से अचानक एक ISIS नाम की चीज़ हमारे सामने आई। इसको दुनिया ने तब जाना जब इसने कैमरे पे गला काटना शुरू किया। पहला नाम आया था IS, मतलब इस्लामिक स्टेट। तो बगदादी ने जब ये शुरू किया, अबू बकर अल बगदादी जो ISIS का अपने आप को खलीफा कहता है, तो इसने इस्लामिक स्टेट बनाया था। तो उसका ये था कि इराक के एक हिस्सा है और इराक को अब इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका दबदबा बढ़ता गया तो ये सीरिया तक पहुंच गया। तो IS इस्लामिक स्टेट, उसके बाद इसने IS उसमें और जोड़ दिया, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान, इराक एंड सीरिया हो गया। तो इसका सपना ये था। और 2013 से लेकर 17 के जून से पहले तक जो इसका कहर था और जिस तरीके से इसने ब्रूटल तरीके से लोगों को मारना शुरू किया, बंधक बनाकर, कैमरे पे गला काटना, जिंदा कार में बिठाकर कार को ब्लास्ट कर देना, एक पिंजरे में हाथ बांधकर और आग लगा देना, या फिर पिंजरे में बंद करके और स्विमिंग पूल में उसको डुबो देना। तो ये जो मौत के अलग अलग तरीके थे, न सिर्फ इस तरह से मौत देना बल्कि उसकी वीडियो बनाना और पूरी दुनिया में उसको सर्कुलेट करना, इन चीज़ों ने बताया था कि ये बगदादी और इसके लोग जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब खूंखार लोग हैं, दरिंदे टाइप के लोग हैं। तो 5 साल इनकी दहशत चली, लेकिन अब शुक्र है कि ये 2017 जून के बाद जब आखिरी शहर मोसुल से भी ये खदेड़े गए और फिर बगदादी की मौत की खबर भी आई, हालांकि अब फिर उसका नया वीडियो आ गया, लेकिन कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हो रही। तो एक ISIS से खतरा था और इसने जिस तरीके से यूरोपियन कंट्री को एक एक कर निशाना बनाना शुरू किया था, कई जगह पे आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया, तो लगा कि बगदादी जो है वो अब ओसामा बिन लादेन की विरासत को ही आगे बढ़ा रहा, आतंक की जो विरासत है। लेकिन खैर उस पर रोक लगी। तो इस वक्त अगर मैं कहूँ तो ISIS की भी अब वो ताकत नहीं रही जो अब से 2 साल पहले तक हुआ करती थी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं अब ख़त्म हुई, और अभी ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा या इतना खूंखार है जो अलकायदा और ISIS के ऊपर हो। तो इस पे ये मतलब शुक्र की बात है हम लोगों के लिए। दूसरा ये कि आज वारदात 11 बजे आप ज़रूर देखिएगा, उसमें एक नए बाबा आए हैं। आपने अब तक तमाम फर्जी बाबा, धोखेबाज बाबा, पता नहीं सब तो देखे होंगे। ये कमाल के बाबा हैं इसलिए कि इसमें खोदा था आशू महाराज और निकला है आसिफ खान। मतलब एक बाबा हैं जो आशू महाराज के नाम से जाने जाते थे, पता चला कि भैया उनका नाम तो आसिफ खान है। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिएगा। और कल आपसे 9 बजे मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। लेकिन जाने से पहले एक सरप्राइज देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना प्यार करते हैं और हमेशा एक नाम जरूर भेजते हैं क्राइम तक में, है ना, कि वो कहाँ है। और देखिए वो कहाँ है। तो विक्रांत गुप्ता यहाँ है। क्राइम तक के दर्शकों को कुछ कहिए था। और मैच जो मुझे तो लगा था कि पहले जीत रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा भाई। लेकिन जो भी, अगर ये मैच इंडिया हार जाएगा ना, मुझे तब भी दुख नहीं होगा, क्योंकि आज आपको 2 लड़कों ने ये बताया है कि जो हो गया, आगे हम में दम है। मतलब ऐसा नहीं कि KL राहुल में पहले दम नहीं था, ठीक है, उन्होंने 10 इनिंगें, पर आइए 10 इनिंगें खेल दी, बट KL राहुल को पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। ऋषभ पंत को पता चल गया मुझे क्या करना है। और अच्छी बात यह है, कम से कम राहत की बात, हमें जो कल शाम तक अंधकार दिख रहा था वो उजाला हो जाएगा। हम हारे हैं, 4-1 हारे हैं, बहुत दुख होगा, इस इंग्लैंड टीम से हारे हैं, लेकिन चलिए जाते जाते हमें एक संजीवनी मिल गई, मेरा ये मानना। एक छोटा सा जवाब, ऋषभ पंत भविष्य का वनडे और ये सारा प्लेयर उसमें देखते हैं, जो धोनी की जो जगह खाली हो, चल ऋषभ पंत को ना अपनी कीपिंग बड़ी इंप्रूव करनी है। लेकिन यह है कि अब मुझे तो आज तक कैसे इंडियन क्रिकेट चल रही समझ नहीं आता। उसने आज टेस्ट मैच में ये पारी खेली, आप टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हो, क्यों? क्योंकि ऋषभ पंत बैटिंग ऐसी करता है, वनडे टीम में नहीं है, हाँ एशिया कप में नहीं है, एशिया कप की टीम में नहीं है। चलो धोनी विकेट कीपर है एज बैट्समैन, तो यहाँ वो जो बांटे जा रहे हैं लड्डू रेवड़ी हैं वो गलत। चलिए ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं हट रहा हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स तक पे आप सब, अभी विकी पाजी हैं, मदन लाल जी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, और फिक्सिंग पे भी बात होनी है जल्दी हम दोनों की। तो बस सीरीज खत्म हो गई, तो स्पोर्ट्स तक फौरन मैं हट रहा हूँ, स्पोर्ट्स तक शुरू हो रहा है। थैंक यू। लेकिन पाजी आज